देखिए अपन ने कल सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा लिखी थी। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा में हमने लिखा था कि जब किसी सेल के अंदर एक विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है, किसके द्वारा? विद्युत अपघट्य के द्वारा, है ना। एक सेल के अंदर की बात होती है। सेल के अंदर धारा ऋणावेश से धनावेश की ओर बहती है। ऋणावेश से किसकी ओर बहती है? धनावेश की ओर। तो उस सेल के अंदर जैसे मान लिया जाए ये आपका एक सेल है। इस सेल के अंदर हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। अब इसके अंदर ये विद्युत अपघट्य भरा रहता है, तो ये धारा यहां से इधर की ओर बहती है। अब इस सेल के अंदर इस धारा के मार्ग में यानी कि इस विद्युत अपघट्य के द्वारा जो रुकावट डाली जाती है, उस रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र निकालने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकालने के लिए मैंने इसका एक परिपथ बनाया है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ये अपन ने एक सेल लगाया और सेल के साथ में ही उसका आंतरिक प्रतिरोध रहता है, जिसको हम काय से दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। देखिए बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। ये वाला जो है आपका बाह्य प्रतिरोध है और ये वाला जो है वो आंतरिक प्रतिरोध है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है ना, और इस सेल के माध्यम से इस परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है। जब ये I धारा इस परिपथ में प्रवाहित होगी तो यहाँ पर इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा आपका V, क्योंकि जब भी अपन किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो हमेशा धारा प्रवाहित होने के बाद प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सेल के माध्यम से हमने धारा प्रवाहित की तो बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हुआ आपका V। ठीक है ना। तब ओम के नियम से, ओम का नियम आप सभी जानते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम होता है हमारा V बराबर R होता है। अब यहाँ से यदि इस धारा का मान निकाला जाए तो ये R कहाँ पर आ जाएगा? V के बटे में, अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है आपके पास? सेल का आंतरिक प्रतिरोध है हमारे पास में स्मॉल है ना। अब देखिए इस परिपथ में आपको कितने प्रतिरोध दिख रहे हैं? एक और एक ये, यानी कि दो प्रतिरोध है। तो देखिए कुल प्रतिरोध हो जाएगा, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। अब सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है आपके सामने? E। ठीक है। तो देखिए धारा I बराबर सूत्र बन जाता है आपका कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। जब आपको विद्युत वाहक बल का मान दिया हो तो उसके लिए धारा I बराबर सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या रहता है? कुल प्रतिरोध। अब देखो ये सूत्र मैंने कहाँ से बनाया? ये सूत्र हमारा यहीं से बना है। ये आपने क्या लिख रखा है? ये धारा है, धारा बराबर ये क्या है? विभवांतर बटे में प्रतिरोध, विभवांतर बटे में प्रतिरोध। इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है? प्रतिरोध तो इसमें भी आ रहा है बटे में, इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विभवांतर है और यहाँ पर क्या है? विद्युत वाहक बल। तो ये जो विद्युत वाहक बल होता है ना, ये भी एक प्रकार का विभवांतर ही होता है, लेकिन अंतर ये रहता है कि ये जो विभवांतर होता है ये जब सेल से अपन धारा नहीं लेते हैं उस समय का होता है, मतलब होता तो विभवांतर ही है ये भी। जब अपन सेल से धारा नहीं लेते हैं तब उसका जो विभवांतर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? विद्युत वाहक। और धारा प्रवाहित होने के बाद भी एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अपन टर्मिनल वोल्टता। लिखा था ना अपन कल, तो वो भी एक विभवांतर ही है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होता है विद्युत वाहक बल ये विभवांतर ही होता है, लेकिन ये विभवांतर का बड़ा रूप होता है। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ठीक है ना। तो
यहाँ पर अपन ने इस विभवांतर के स्थान पर जब अपने को विद्युत वाहक बल दे रखा हो तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल लिख सकते हो, और विभवांतर दिया हो तो विभवांतर लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अपने सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तो धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यहाँ पर इसको दे दिया है मैंने समीकरण 1। तो आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल क्या है आपके पास में, केवल ई, कुल प्रतिरोध क्या है आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 में देखिए, 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 में देखने का मतलब ये है कि इसमें आपको कौन सी चीज समान दिख रही है, आई दिख रही है, ये आई का मान है, ये भी आई का मान है। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आई का मान आपको दिख रहा है, ये आई का मान उठा के कहाँ पे रख देंगे, इस आई के स्थान पे। तो इस आई के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका v बटे आर बराबर पे क्या चल रहा है, ई अपान में आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। इसका करेंगे हम ये वाला गुणा, इस गुणा को क्या बोलते हो आप, क्रॉस गुणा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस गुणा करने पर, क्रॉस गुणा करेंगे आप तो इस चीज का गुणा इसमें हो जाएगा और इस आर का गुणा ई में हो जाएगा। तो देखिए v में किसका गुणा हो जाएगा, आर प्लस कैपिटल आर का बराबर पे आर का गुणा इसमें होगा, तो आर का गुणा ई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ही है, आर है ना। यहाँ से v का गुणा मैं अंदर करूंगा तो v का गुणा आर में करेंगे, वी आर प्लस v का गुणा इस आर में करो तो v इंटू कैपिटल आर बराबर पे क्या चल रहा है। अब ये पद और ये पद इन दोनों में आर आ रहा है, इन दोनों को एक तरफ कर लीजिए, वी आर को यहीं पे रखो और इसको उधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा आपका ई आर, ये प्लस का वी आर इधर है माइनस का वी आर। यहाँ से वी आर ऐसा कैसे ही, इन दोनों में से आर कॉमन आ सकता है, ये आर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर ई माइनस, ठीक है। अब हमें इस स्मॉल आर का मान निकालना है क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने के लिए v को इसके बटे में पहुंचाना पड़ेगा। तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा ये r अपान वी और ये e अपान वी, ई माइनस वी कोष्टक में लिखा है उसको ऐसे लिख दिया हमने। स्मॉल आर बराबर ये कैपिटल आर, v को हम इसके अंदर पहुंचाएंगे तो ये e के बटे में हो जाएगा v माइनस वी के बटे में भी v, मतलब दोनों के बटे में अलग अलग, v से v कट जाएगा तो r बराबर आपके पास क्या बच जाएगा, r ई अपान वी माइनस 1। ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, और प्रतिरोध का मात्रक वही होता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अपन ने संयोजन पहले भी 2 बार पढ़ चुके हैं। अभी एक तो अपन ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, एक हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, और ये संयोजन 2 प्रकार से अपन ने किया था, एक श्रेणीक्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हमें सेलों का संयोजन करना है। किसका संयोजन करना है, सेलों का। सेलों का संयोजन क्या होता है, जब अपने को मान लिया जाए कम ऊर्जा का सेल है कोई अपने पास में, मतलब 2-3 सेल कम ऊर्जा के हैं, उनसे अपने को ज्यादा ऊर्जा का एक सेल प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 या 2 से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, और इस प्रकार से जोड़ना सेलों का संयोजन कहलाता है। सेलों का संयोजन सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के हिसाब से करेंगे और फिर समांतर क्रम के, मतलब 3 प्रकार से होता है इनका संयोजन, एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, और एक संयोजन होता है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। अभी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है वो देखिए। इसमें क्या किया है मैंने, आपके सामने 3 सेल जुड़े हैं, 1 2 3, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले सेल का ये ऋण सिरा है, ये अगले दूसरे सेल के धन सिरे से जुड़ा है, ये दूसरे सेल का ऋण सिरा है, ये ऋण सिरा अगले सेल के धन सिरे से। इस प्रकार से और भी यदि अपने को और भी सेल जोड़ने हैं तो उन सभी सेलों को इसी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि एक बार और, पहले सेल के ऋण सिरे को अगले सेल मतलब दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल का ऋण सिरा अगले सेल के धन सिरे से। इस प्रकार से और भी अन्य सेलों को जोड़ना सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।
और अपन ने इसमें लिखा है माना कि एन सेल, एन का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2 4 10 15 20 25 जो भी है ना, मतलब ये अपन एन जो है उनकी संख्या है, किनकी, सेलों की। माना कि एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ये ई, ये स्मॉल आर, ये ई और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल आर। मतलब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, दिख रहा है आपको, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। इन सभी सेलों के माध्यम से इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा कैसे, सभी की मतलब इसके द्वारा प्राप्त हुई, इसके द्वारा प्राप्त होने वाली वो सारी धारा जुड़ के और इस परिपथ में क्या बन गई, आई, और ये पूरी धारा मिलकर के आई धारा इधर की ओर प्रवाहित होगी, तो इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है, V। ठीक है ना। अब जरा देखिए आप, यहाँ पर हमने लिखा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है आपके पास, E, लेकिन सेल कितने जुड़े हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अपन ने सेल लिखे कितने हैं, N, कितने सेल लिखे हैं, N सेल। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो N सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, देखिए सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा आपका N। जैसे कि मान लिया जाए मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये एक पेन है, इस एक पेन की कीमत है 5 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 5 × 10, मतलब अपन 5 में किसका गुणा कर देंगे, 10 का। इसी प्रकार एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो N सेलों का विद्युत वाहक बल हो जाएगा N। इसी प्रकार से दूसरी चीज क्या है आपका, आंतरिक प्रतिरोध, तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल आर है, लेकिन यहाँ पे सेल कितने हैं, N, तो ये भी क्या जाएगा, NR, ये आंतरिक प्रतिरोध होगा। लेकिन हमारे पास प्रतिरोध एक और भी है, वो कौन सा है, बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध आपके पास में क्या लिखा हुआ है, R है ना, तो अब 2 प्रतिरोध हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कुल प्रतिरोध निकालेंगे, इसका कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध कितना है हमारे पास, NR, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। ठीक है। अब आपका धारा I बराबर सूत्र होता है, आपको शायद पता हो क्योंकि इसके पहले ही मैंने लिखा था, कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हो गया यार। अब देखिए धारा I बराबर, यहाँ से कुल विद्युत वाहक बल क्या है आपके पास में, N लिख दीजिए, कुल प्रतिरोध क्या निकाल लिया आपने, NR + R। ये आपका सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन हो जाता है, इसको दे दिया हमने समीकरण 1। अब इसकी सहायता से अपने को ये बताना रहता है कि धारा का मान कब तो अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो इसके लिए हम 2 स्थितियां लिखते हैं, वो दोनों स्थितियां किस प्रकार से होंगी, देखिए। स्थिति फर्स्ट, यदि अपन ये स्मॉल आर छोटा या छोटा हो किससे, कैपिटल आर से, मतलब कहने का ये है कि ये जो आपका आंतरिक प्रतिरोध है ये इस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, मतलब नी के समान, जिसको नगण्य मान सकते हैं अपन। तो यानी कि इस आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या हो, 0 के बराबर। ठीक है, इस आंतरिक प्रतिरोध को हम क्या मान ले, 0। किसकी तुलना में मान रहे हैं अपन, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। तो देखिए यदि आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से I बराबर, ये N तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे यदि इसके स्थान पर 0 रख दिया आपने तो क्या बच जाएगा आपके पास, R है ना। एक स्थिति ये निकल के आती है, दूसरी स्थिति में चलते हैं। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड में यदि, अब इसका उल्टा करो, कैपिटल R छोटा या छोटा हो किसकी तुलना में, स्मॉल r, मतलब ये बाह्य प्रतिरोध इस आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, 0 हो। मतलब आप 0 किसको करना है आपको, कैपिटल R को। तब I बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से I बराबर हो जाएगा
एन ई बटे में क्या आएगा एन आर, एन से एन कट जाएगा तो आई बराबर क्या बच जाएगा ई बटे आर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो स्थितियां लिखनी पड़ेंगी। अब जरा देखिए इसमें, यहाँ पर आपने धारा का मान, धारा का जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। यदि आपके पास मान लिया जाए एक सेल है, कितने सेल हैं, एक, तो एक सेल का विद्युत वाहक बल केवल ही होगा और आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसमें n का गुणा हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपके पास में बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो आपकी जो धारा होगी वो एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगी। कितने सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगी, एक सेल। लेकिन यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो सेल में बहने वाली धारा कितनी गुनी हो जाएगी, n गुनी, क्योंकि इसमें n का गुणा हो रहा है ना, तो n गुनी धारा हो गई। अब n गुनी हो गई मतलब अधिक हुई कि कम, अधिक। तो अर्थात इस कंडीशन में धारा का मान क्या है आपका, अधिकतम। ठीक है, और इस कंडीशन में क्यों है न्यूनतम, क्योंकि इसकी जो धारा है वो एक सेल की धारा के बराबर है। ये एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी विद्युत वाहक बल, और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और यहाँ पर क्या है n गुनी, क्योंकि इसमें इनका गुणा हो रहा है। यही बात समझ में। अब ये इसकी जो थोड़ी बहुत हिंदी में आपको लिखना है वो आप खुद ही लिखना है, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके लिए अलग लिखाएगी, इसके लिए अलग लिखाएगी। इसके लिए क्या लिखना है, ये आप जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है। इसमें कम मान किसका हो रहा है, ये छोटा वाला चिन्ह किसके आगे लगा है, आंतरिक। आंतरिक, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होगा, यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होगा तो सेल में बहने वाली धारा n गुनी हो जाएगी, अर्थात धारा का मान अधिकतम होगा। लिख सकते हैं, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान की तुलना में कम है तो सेल में बहने वाली धारा n गुनी हो जाएगी, अर्थात धारा का मान अधिक होगा। इसके बाद फिर आप ये स्थिति लिखेंगे, इसमें आपको क्या लिखना है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान की तुलना में कम होगा तब सेल में बहने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर हो जाएगी, अर्थात धारा का मान कम। बात समझ में। ये दोनों चीजें भले आप एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप इस स्थिति के बाद ये लाइन लिख लो, या फिर दोनों स्थितियों को पहले उतार लो फिर ये दोनों लाइन लिख दो, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ओके, ये आपका श्रेणीक्रम है।